चलिए अब हम लोग बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। तो समझते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मान लीजिए, लेट्स टेक एग्जांपल। मान लीजिए हम लोग इथेन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इथेन का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, वो क्या होता है? वो होता है C2H6। तो इथेन का जो फॉर्मूला है वो है C2H6। और ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में आप बोल सकते हैं दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमको मालूम चल रहा है कि इथेन में 2 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स जो इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो हमको मालूम चल रहा है। अगर मैं देखूं कि कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का रेशियो की बात करूं तो वो आप देख पा रहे हैं कि इट इज 1:3। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में? अगर एक कार्बन होगा तो 3 हाइड्रोजन होगा। तो CH3। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो हमको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताता है इन द सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 1:3 है। तो यहाँ पे हमको रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स पता है एट द सिंपलेस्ट रेशियो। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स उनके सिंपलेस्ट रेशियो में। तो यहाँ पे जैसे हमको मालूम चल रहा है इस फॉर्मूले को देख के कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:3 है। तो C2H4 is the molecular formula and CH3 is the empirical formula of ethane। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मालूम चल रहे हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला से हमको कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का रेशियो कितना है वो मालूम चल रहा है। इसमें हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बारे में मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फॉर्मूला शोइंग द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब एटम्स का आपस में रेशियो कितना है वो हमको इंपेरिकल फॉर्मूला से मालूम चलता है। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। तो हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे वो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मालूम चल जाता है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, तो अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे C2 जाएगा और यहाँ पे C6 हो जाएगा। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला आर रिलेटेड थ्रू, मतलब सिंपल एक फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। जैसे ये वो फैक्टर जो है वो यहाँ पर 2 है, जिसके बारे में भी आपको मैं और भी बताऊंगा। चलिए, एक बात और है इसमें और जो हम लोग देख सकते हैं। अब 2 टाइप के वेट होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो होता है इट इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास निकलता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग किस
हम लोग इथेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर हम लोग इथेन की बात करें तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है विच इज C2H6, राइट। तो इससे जो हमको मास मिलेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा। तो C2H6 के से हमको क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल रहा है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यहाँ पे हो जाएगा अपना कार्बन 2, 24 और 6, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो जाएगा। वैसे ही इंपिरिकल फॉर्मूला मास भी होता है। इंपिरिकल फॉर्मूला मास भी होता है। इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या जाएगा? मास कैलकुलेटेड यूजिंग इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला से जो मास कैलकुलेट होता है वो इंपिरिकल फॉर्मूला मास होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग इथेन की ही बात कर रहे हैं, इथेन का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH3। CH3 इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। तो इससे आप मास निकाल लो, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3, तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया? इंपिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो हो गया आपका 15 ग्राम। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास निकलता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो गया, इंपिरिकल फॉर्मूला से जो मास निकलता है वो इंपिरिकल फॉर्मूला मास हो गया। ठीक है। और हम लोग एक फैक्टर भी डिफाइन करते हैं, इसको चाहो तो आप नोट करके लिख लो। तो देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड एन। तो एन जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। मतलब हम लोग एक फैक्टर यहाँ डिफाइन करेंगे, वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर इन दोनों मास का रेशियो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपिरिकल फॉर्मूला मास। अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, इथेन, जो इथेन का एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं, है ना, इथेन इज C2H6, ये तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि CH3 है। तो इथेन के लिए अगर हम लोग ये N निकालें, ये वाला N, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है इथेन के लिए? हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये है 30। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? इंपेरिकल फॉर्मूला मास है 15। तो ये 30/15, तो ये आ गया आपका 2। एन हो गया आपका 2। ठीक। तो इस एन का यूज क्या है? इस एन का यूज ये है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ फैक्टर एन। तो वो फैक्टर एन ये होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन की बात करें तो दिस इज C2H6, राइट। इट इज एन कितना? 2, तो 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला जो कि CH3 है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। और एन ये जो एन है जो हमने 2 निकाला वो कैसे निकल के आता है? एन निकल के आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो एक्चुअली ये होता है कि
पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास अगर आपको पता हो तो आप दोनों को डिवाइड कर लें तो आपको n मिल जाएगा, और फिर आप इंपेरिकल फॉर्मूला में n को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपको ये ऐसा फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, दिस थिंग ऐसा फॉर्मूला आपको याद करना है। तो n इज सम फैक्टर, इस टॉपिक में उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। आपको n मिल जाएगा, और फिर इंपेरिकल फॉर्मूला में इस n को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक। और इस पूरे फॉर्मूले को या इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग यूज कैसे करते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, तो आपको ये पिक्चर जो है और भी क्लियर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन जो आता है, या आपको आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने को दिया जाएगा, है ना। तो एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि लैब में हम लोग कई बार कंपाउंड बनाते हैं अलग अलग एलिमेंट से, जो लैब लैब केमिस्ट्री लैब होती है। तो हमको उस कंपाउंड में ये तो पता होता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, बट उस वो जो कंपाउंड बना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वो पता नहीं होता है। तो जो लोग लैब में काम करते हैं उसके सामने ये सिचुएशन कई बार आती है कि उनको ये तो पता है कि कंपाउंड बना किस एलिमेंट से है, बट उस कंपाउंड का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा वो पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने आपको, आप लैब में हो और मैंने आपको एक सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस लाके दे दिया, मैंने आपको सामने वो सब्सटेंस रख दिया और बोला कि बताओ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या आप किसी भी सब्सटेंस को देख के ये बता सकते हैं कि उसका इंपेरिकल फॉर्मूला या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो सब्सटेंस देख के तो नहीं बता सकते, है ना। अब भाई, तो फिर मैंने आपको एक हेल्प की, मैंने आपको उसके अंदर के ये बता दिया कि भाई इसके अंदर ये एलिमेंट है, इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। आपको ये बता दिया कि भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो यार कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे क्या होगा, तो वो तो हमको उसके लिए थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे सामने आ जाती है कि जहां पे हमको कंपाउंड के बारे में पता नहीं होता है, बट ये जरूर पता होता है कि भाई उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, बट एग्जैक्ट एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे वो हमको पता नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है हमको इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर हमको ये पता है कि उसके अंदर कार्बन है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, उसके अंदर ऑक्सीजन है। हमको ये भी पता है कि भाई कार्बन जो है वो उसके अंदर 40.684% है, हाइड्रोजन जो है 5.085% है, और ऑक्सीजन जो है 54.228% है। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन हमको पता है। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी आपको पता है। मतलब हमारे सामने एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। वी हैव अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बारे में हमको ये, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। और वो आपसे बोलते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन के बाद वो आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मतलब ये पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बट एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने ऑक्सीजन होंगे वो हमको नहीं पता है। तो वो हमको कैलकुलेट करना होता है, ये जो डेटा हमको गिवन है इस डेटा से। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होती है, वी हैव टू फॉलो दैट मेथड। अगर वो मेथड हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो मालूम चल जाएगा। तो इसमें हमको मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, जो स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं। आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, और वो स्टेप्स मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप जो है, आपको ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, एक टेबल बनानी है इस तरीके की, ठीक है। आपको एक टेबल बनानी है और उसमें इस तरीके से आपको कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम एलिमेंट्स का होगा, सिंबल का होगा, परसेंटेज कंपोजिशन होगा, एटॉमिक मास होगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे,
सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो होगा। तो आपको ये एक टेबल सबसे पहले बना लेनी है। अब इस टेबल को हमको एक एक स्टेप वाइज फिल करना है। जैसे पहला, अब आपको जो भी आपका अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमको लिखना है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों को लिखना है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि उसके अंदर कार्बन है, वी हैव कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन। ठीक, ये तो हमको पता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। आप उसका सिंबल सिंबल भी हमको पता है, इसका सिंबल कार्बन है, इसका सिंबल हाइड्रोजन है, इसका सिंबल ऑक्सीजन है। फिर कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है। तो नॉर्मली परसेंटेज कंपोजिशन हमको गिवन होता है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन हमको गिवन है। अगर गिवन नहीं है परसेंटेज कंपोजिशन तो आप वो कैलकुलेट करके परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। हमने पहले भी परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि परसेंटेज कंपोजिशन किस तरीके से निकाला जाता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको या तो डायरेक्ट गिवन होगा या आप कैलकुलेट करके परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे इस वाले केस में तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको डायरेक्टली गिवन है। तो कार्बन जो आपको गिवन है वो गिवन है आपको कितना, 40.687%। हाइड्रोजन जो है वो आपको गिवन है 5.085%। और ऑक्सीजन आपको गिवन है 54.228%। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास बच्चों, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहां तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, यहां तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये सारा यहां से लेके यहां तक का जो डेटा था वो तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो आपकी इस कॉलम से स्टार्ट होगी, इस कॉलम से आपकी एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो हमको अपने आप से ये तीन टेबल, ये तीन कॉलम जो है ये फिल करने हैं। यहां तक का डेटा तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होगा, हमने यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है। हाँ, लेकिन यहां से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे, सबसे पहला कैलकुलेशन जो हम लोग करने वाले हैं वो निकालने वाले हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालना है। और ये कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला वहीं पर लिखा हुआ है। तो कैसे निकालना है, आप परसेंटेज कंपोजिशन, ये परसेंटेज कंपोजिशन ले लीजिए, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, उसको यहां लिख लीजिए। दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर, उसको यहां लिख लीजिए। इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर लीजिए, इसको यहां लिख लीजिए। एज सिंपल एज दैट। परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, मतलब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से डिवाइड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 40.687 डिवाइड बाय 12, which comes around 3.390। 5.085 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 5.085। और 54.228 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा आपका 3.389। तो हमने ये वाला कॉलम कैलकुलेट कर लिया। तो ये तीन नंबर हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है ये वाला कॉलम। तो ये वाला कॉलम है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। हमको सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, ये वाला कॉलम हमको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से सुनिए ये कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो तीन नंबर जो आपने कैलकुलेट किए, ये जो कॉलम आया आपका, आपने अभी जो कैलकुलेट करके जो कॉलम लेकर आए, इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर देखिए। सबसे छोटा, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये वाला नंबर है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट, 3.389। और इस नंबर
को और इस कॉलम को इस छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये सारा जो डेटा जो आया है, ये जो सारी वैल्यूज है, इसको सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। मतलब 3.390 इस नंबर को सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, विच इज 3.389। इस वाले नंबर को सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, 5.085 डिवाइडेड बाय 3.389। और इस नंबर को इसी नंबर से डिवाइड कर दो। मतलब इस सारे नंबर को सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। 3.389 डिवाइड बाय 3.389 और कैलकुलेट कर लो कि ये क्या आता है। तो ये जो नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, इट इज ऑलमोस्ट 1। ये नंबर जो है ये 1 आ रहा है, इट इज ऑलमोस्ट 1। ये जो नंबर आ रहा है ये आ रहा है 1.5। दिस नंबर इज 1.5 और ये नंबर एग्जैक्टली 1 आएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है वो इतने हैं। मतलब अगर कार्बन एक एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन 1.5 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपस में रेशियो जो है वो 1:1.5:1 है। बट जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स से आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है वो 1.5 आ रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स डेसिमल में तो होते नहीं है, है ना। जैसे ये बोल रहा है कि कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन जो है, ये रेशियो जो है, ये रेशियो आ रहा है 1:1.5:1। मतलब अगर एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन 1.5 होगा। तो अब हाइड्रोजन 1.5 तो नहीं हो सकता ना, हाइड्रोजन के 1.5 एटम तो नहीं हो सकते। तो फिर हमको इसका नेक्स्ट पॉसिबल रेशियो देखना है, मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखना है। भाई हमको हमको होल नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉसिबल रेशियो जो इसी के इक्वल हो, तो आप एक काम करो, सभी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि ये क्या बन जाए, एक होल नंबर बन जाए। तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2:3:1। तो आपने एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना जिससे कि सब क्या बन जाए, होल नंबर बन जाए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि ये होल नंबर बन जाए, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 होगा। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2, 3 और ये 2। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इससे हमको मिल जाएगा। अगर आपको यहीं पर सारे होल नंबर मिल जाते तो फिर इस वाले कॉलम की जरूरत नहीं है। मान लो किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा होता कि ये 2 आ जाता, ये 3 आ जाता, ये 4 आ जाता, तो ये ऑलरेडी आपको क्या मिल गया, ये आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया। तो उस केस में आपको इस कॉलम की जरूरत नहीं थी। ये हमने इस इन सभी नंबर को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा जो रेशियो हो, ये जो रेशियो हो, इसमें कहीं पे भी डेसिमल आए। तो इस डेसिमल को होल नंबर बनाने के लिए हमने इस पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो मालूम चल गया। इसका मतलब है अगर हमको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मालूम चल गया है, सिंपलेस्ट रेशियो मालूम चल गया है, इसका मतलब हमको इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम चल गया। तो ये जो भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा C2, यहाँ पे 2 होगा, दिस इज 2। जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो जाए C2H3O2। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो इस टेबल से जो फॉर्मूला फाइनली हमको मिलता है, इस टेबल से जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो हमने ये जो टेबल जो इतनी मेहनत की, इससे हमको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया। और हमने जो मेहनत की है वो एक्चुअली इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में की है। यहां तक का डेटा तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही था। चलिए, तो ये टेबल कंप्लीट कर लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा। फिर भी हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लेंगे।
एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, C2 कितना हो गया, C2H3 और O2 से, तो C2H2 इससे अपन को जो वेट निकला 24 और 3 27 और 27 और 20 आपका ये हो गया 32, तो ये हो गया आपका 59। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट जो आ रहा है वो आ रहा है 59। ठीक। अच्छा, एक और डेटा अपन को दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 118 है। मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया हुआ है 118, मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट हमको दिया हुआ 118। इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और ये डेटा हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या कर लेंगे, एन निकाल लेंगे, जिस एन की हमने बात की थी। एन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट और इंपेरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था, है ना। एन मैंने आपको बताया था कि एन क्या होता है, यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है एन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मैंने यहाँ मास को वेट लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, केमिस्ट्री में वेट मास सब एक जैसा होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो नंबर आएगा 118 डिवाइड बाय 59 विच इज 2। तो हमको एन मालूम चल गया, ये अपन को एन मालूम चल चुका है, एन इज 2। एन का यूज क्या है, एन का यूज ये है कि मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एन इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। इम्पेरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है, एन हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो है हमारा C2H3O2, उसमें n मल्टीप्लाई n कितना है 2, तो ये हो जाएगा C4H6O4। तो दिस इज द ओरिजिनल या एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। करेक्ट। तो मैं एक बार आपको जस्ट फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। तो हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन हमको गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन वाले फॉर्मूले से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर हमको ये टेबल बनानी होती है, टेबल आपको दिख ही रही है, तो इतना कॉलम तो हमको बाय डिफॉल्ट पता रहता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है वो आपको ये 3 कॉलम कैलकुलेट करने होते हैं। तो आपने ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया ना, आपने रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिया, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर लिया, और अगर वो डेसिमल में तो आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट कर लिया। उससे आपको इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला से आप इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लोगे, क्योंकि अगर इंपेरिकल फॉर्मूला पता तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला वेट आपको पता होगा। क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हमेशा गिवन होगा, तो 118 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए तो आपको एन मिल जाएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन होता है। तो एन आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका कैलकुलेट कर ही चुके हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम चल जाएगा।